नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और आज हम आप सबके बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट को लेकर के हाजिर हैं और ये राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बजट की। और आज जो है हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी बजट में प्रावधान किए गए हैं बजट 2025-26 के लिए, उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग जो है चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। तो इस सेशन की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बजट से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया है। साथ ही साथ जब यूनियन बजट आया था तो उस समय भी यूनियन बजट के प्रमुख प्रावधान को लेकर के एक सेपरेट वीडियो है। जब यूपी का बजट आया तब भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो बजट से संबंधित 3 प्रमुख वीडियो हैं। एक वीडियो है प्रमुख अवधारणाओं से, वहाँ विभिन्न प्रकार के टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस किया है, जैसे बजट होता क्या है, बजट किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, बजट में कौन कौन से प्रावधान होते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के बजट में चर्चाएं होती हैं, कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं, साथ ही साथ घाटा क्या होता है, प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं, ये सारे प्रावधान हमने उसमें चर्चा कर रखा है। जब यूनियन का बजट आया तो उस समय जो है हमने उससे संबंधित प्रमुख जो इम्पोर्टेंट डाटा थे उसे भी आपके सम्मुख बताने का प्रयास किया। और ये एमसीक्यू का क्वेश्चन फॉर्मेट में चौथा वीडियो होगा जो कि बजट से संबंधित है। और यूपी के बजट को लेकर के हम लोग चलिए एक सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपके लिए, क्योंकि आगामी स्टेट पीसीएस को लेकर के जैसे आरओ एआरओ प्रस्तावित है, उसके बाद 2 महीने बाद जो है पीसीएस का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो ऐसे में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बजट को लेकर के। बजट के में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे, साथ ही साथ बजट में क्या प्रावधान किए गए और उसके योजनाओं में कौन कौन से प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कब लागू किया गया था, किसने लॉन्च किया था, कहाँ पर लॉन्च किया था, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, वो सब भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा में भी हो सकता है सेशन लंबा जाए, लेकिन आप लोग लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, उसके माध्यम से बार बार रिवीजन कीजिएगा, तो ये बजट जो है आपका तैयार हो जाएगा। जब आप पेपर 6 लिखने जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे, यूपी पीसीएस का जब पेपर 6 लिखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे पिछले वर्ष पहली बार जब ऐसा हुआ, जब ऑप्शनल हटा करके यूपी स्पेशल को शामिल किया गया, तो वहाँ पर बजट से संबंधित बहुत सारे प्रावधान पूछे गए, बजट से संबंधित थे, और उसमें प्रमुख योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। और इस बार का जब पीसीएस का पेपर उठा करके देखेंगे यूपी पीसीएस का, तो प्रमुख योजनाओं को लेकर के मैचिंग कराने को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। तो इसलिए हमने उसे इंक्लूड किया है कि किस तरीके से आप प्री प्लस मेंस में इस बजट सेशन के एमसीक्यू फॉर्मेट को उपयोग कर सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं सेशन की ओर। और आज के लिए आपका पहला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए किस राज्य को अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और ये इसके द्वारा अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को अभी रखा गया है, ठीक है। तो चलिए व्याख्या को देखें। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश
अग्रणी यानी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में 37.0 था, 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो गया है। तो नीति आयोग की बात कर रहे हैं तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह जो है योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित किया गया, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को ध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर बॉटम अप दृष्टिकोण, अभी देखिए ये होता है टॉप और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं बॉटम। तो जो योजना आयोग था वो क्या था कि योजनाएं टॉप पर बनती थी और उसका क्रियान्वयन ऐसे राज्यों द्वारा नीचे की ओर होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच लिया गया है। तो नीति आयोग क्या करता है, योजनाओं के लिए यहाँ से सजेशंस लेता है, फीडबैक लेता है और यहाँ से जब सजेशन भेजे जाते हैं तो नीति आयोग यहाँ पर फिर योजनाएं बनाता है, फिर ये सभी राज्यों में लागू होता है। तो ये तो था, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि बॉटम अप टॉप अप दृष्टिकोण क्या है। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो इसमें टीम इंडिया हब भी है, राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेषण हब है जो नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। इसका संयोजन कौन करता है? तो अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं और ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। यानी जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और संचालन परिषद जो है इसके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्य इसमें शामिल होते हैं संचालन परिषद में। तो नीति आयोग के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया छोटा सा ब्रीफ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश की GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग कितनी थी? अब ये 2017-18 का क्यों पूछ रहा है? 17-18 में अभी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है वो चुन करके आई थी और तब से अभी तक बनी हुई है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस समय सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था और अब कितना है, ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए जरूरी हो जाता है। तो उस समय जो है GSDP जो है 12.89 लाख करोड़ रुपए था, अब जो है इससे दुगना हो गया है। तो वर्ष 2017-18 में जब प्रदेशवासियों की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ, मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं, सॉरी वित्त मंत्री जी राकेश खन्ना जी कह रहे हैं कि वर्ष 2017-18 में जब प्रदेशवासियों की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी तथा GSDP मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 गुना कर दिया है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश की GSDP 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। तो ये आप डाटा याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन में ना करके पूछ दे कि 2024-25 में प्रदेश की GSDP कितने लाख रहने का अनुमान है, तो 27.51 लाख करोड़ रुपए यानी 27.5 लाख करोड़ रुपए, मोटी मोटा याद रखिएगा। चलिए बात करें तो GDP क्या होता है। तो GDP जिस तरीके से GDP स्टेट के लिए होता है उसी तरह GSDP स्टेट के लिए होता है और GDP ये केंद्र के लिए है। पूरे देश स्तर पर GDP में हम देखते हैं, GDP को देखते हैं और GSDP राज्य के लिए देखते हैं। तो GDP क्या है, इसका पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस मतलब सकल,
डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। इसकी व्याख्या की बात करें तो एक वित्तीय वर्ष में, अब वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल टू मार्च 31 मार्च, ये हो गया वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा रेखा या क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा, ठीक है, यहाँ नागरिकों की बात नहीं हो रही है, सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जिसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। यानी सपोज कोई भी गुड्स बने, चाहे जितने भी, सपोज आप लड्डू ही बना लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, इतना लड्डू बनाए, इसकी वैल्यू क्या निकली, मान लीजिए 100 रुपये। इसको बनाने में जो मशीनरी खर्च हुए, ठीक है, उसका मूल्य ह्रास भी हुआ। ठीक, तो मान लेते हैं 5 रुपये मूल्य ह्रास हो गया, तो हमारी जो जीडीपी निकल के आई 95 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है। ठीक है, चलिए, तो एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके के फॉर्मेट में हमारा सेशन चलेगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ बजट ही नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो टर्मिनोलॉजी आ रही है उसे भी हम लोग थोड़ा सा देखते जा रहे हैं। हालांकि टर्मिनोलॉजी पर लेकर के एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। चलिए बात करें अगले प्रश्न को। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट का कुल आकार कितना है? तो यहाँ पर जो है 8,08,0736 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, और ये इस बार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, तो बात करें इसके व्याख्या की, तो प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी व्यय आते हैं। तो पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? ऐसा व्यय जिससे हम जो है या गवर्नमेंट किसी पूंजी का निर्माण करती है, जैसे कोई होटल बना दे, कोई रेलवे स्टेशन बना दे, कोई बस अड्डा बना दे, कोई रोड बना दे, कोई ब्रिज बना दे, इस तरीके का जो व्यय करती है और वो भविष्य में उससे लाभ प्राप्त हो, तो उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो अब देखिए, बजट का ये क्वेश्चन था कि बजट प्रस्तुत किया गया, इसका आकार क्या था। तो बजट होता क्या है? तो बजट जो है एक फ्रांसीसी शब्द है, जिसे बुझात है, लिख के यहाँ पर बूजट होगा, बूजट, सर बूजट, बूजट से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। जो शब्द संविधान में लिखा गया है वो क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जो भारतीय संविधान में कौन सा शब्द लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब देखिए, आर्टिकल 112 जो है केंद्र के लिए प्रावधान है कि केंद्र में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 202 ये राज्यों के लिए प्रावधान करता है कि अपने वार्षिक वित्तीय विवरण को विधानसभा में प्रस्तुत कराएगा सरकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत
डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लगभग कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई। तो डीबीटी क्या है दोस्तों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो आप लोगों को याद होगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे अपने भाषणों में कि जो हम पैसा रिलीज करते हैं केंद्र के जरिए, वो नागरिकों तक पहुंचते पहुंचते 85% जो है रास्ते में ही गायब हो जाता है और केवल 15% ही लोगों को, नागरिकों को मिल पाता है योजनाओं में जो हम लोग खर्च करते हैं। तो सपोज यहाँ केंद्र ने 100 पैसे ट्रांसफ़र किए, लेकिन 85% क्या हो गया, लीकेज हो गया और पहुँचा जो उपभोक्ता है योजनाओं के माध्यम से वो 15%। तो यहाँ लीकेज की समस्या को रोकने के लिए क्या किया गया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लाया गया था, ताकि यहाँ से यदि 100 रुपया रिलीज हो केंद्र के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, तो जो हमारा नागरिक है उसे भी 100 रुपये ही प्राप्त हो। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से लगभग कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई है। तो 79,500 करोड़ रुपए ये हस्तांतरित की गई है। चलिए व्याख्या को देखें। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर लें तो 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इससे वित्तीय लाभ होगा। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। योजना के दायरे की बात करें तो यह योजना शुरू में उन छोटे व सीमांत किसानों के लिए थी जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमि धारक किसानों को कवर करते हुए बढ़ा दिया गया। अब इसमें सभी भूमि धारक शामिल हैं, लेकिन इसमें भी कुछ बाकी हैं, मतलब कुछ को अलग रखा गया है। इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जैसे सरकारी कर्मचारी हो गए, ग्रुप ए ग्रुप बी के ऑफिसर हो गए, ठीक है। तो ये सब है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीमित किसानों को लगभग कितनी धनराशि की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। तो यहाँ पर 496 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया गया। चलिए व्याख्या को देखें। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देख लें तो इसकी शुरुआत जो है लॉन्चिंग 2016 में किया गया था। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को परिवर्तित कर दिया था। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतेदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। इसके उद्देश्यों की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों तथा किसी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना, ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को जीवन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना। बीमा किस्त की बात करें तो फसल योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त प्रीमियम खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5%
और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है। अब ये बीमा किस्त कौन देता है? किसान देता है। ठीक है, कितना % देगा? जैसे जो भी प्रीमियम है उसका कितना देगा? एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल, और एक होता है वाणिज्यिक, मतलब वर्ष भर जो उगते हैं जायद वाले। जायद वाले नहीं बोलेंगे, वार्षिक फसल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5%, यहाँ पर 2% निर्धारित किया गया है, और यहाँ पर 5% निर्धारित किया गया है। किसके लिए? वाणिज्यिक फसलों के लिए, वाणिज्यिक फसलों के लिए। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर लगभग कितने सोलर पंप स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों 22,089 जो है सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। चलिए व्याख्या को देखें। तो अभी जो है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई है ताकि सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। चलिए अब ये देख लेते हैं पीएम कुसुम के बारे में। तो ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट और ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की समय सीमा बढ़ा करके 2026 कर दी गई है। तो ये भारत सरकार का लक्ष्य था कि ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित किया जाए, जिसे अब 2026 कर दिया गया है। योजना के नाम की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। आरंभ की बात करें तो 19 जनवरी 2019। नोडल मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। लक्ष्य क्या है? किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना। क्रियान्वयन क्षेत्र की बात करें तो सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो कृषकों को जो दुर्घटना बीमा दी जाती है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब से लागू की गई? तो इसकी शुरुआत जो है 2019 में की गई। कब की गई? 14 सितंबर को। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इसके तहत क्या प्रावधान किए गए हैं? तो कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई। साथ ही साथ प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा 2019 में शुरू की गई थी और जनवरी 2020 में इसे कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी। इस योजना का संचालन जिले के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 के अंतर्गत जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना में शिकार हुए हैं उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 के द्वारा प्रदेश के लगभग 2 करोड़ किसानों की सहायता करने का लक्ष्य रखा गया है। अब गन्ना मूल्य से संबंधित एक प्रश्न है। तो गन्ना मूल्य भुगतान को समय पर सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 में किस मैकेनिज्म की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर एग्रो अकाउंट मैकेनिज्म की शुरुआत की गई है। चलिए देखें व्याख्या को। तो कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एग्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। तो यहाँ पर व्यावर्तन क्या है दोस्तों? व्यावर्तन उसे तब कहते हैं जब सपोज चीनी मिल है, सपोज ये चीनी मिल है, इसने किसानों से गन्ना लिया, ठीक है, ये गन्ना जो है किसान यहाँ पर ले आए और ये चीनी मिल जो है
जब आप गन्ना लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर एक पर्ची काट करके दे दी जाती है, बाद में उसका पेमेंट होता है। अब सपोज कि इस चीनी मिल ने विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया, और उससे जो प्रॉफिट हुआ उस पैसे का उपयोग जो है इस किसान को पेमेंट न करके कहीं और खर्च कर रही है, इसी फैक्ट्री में लगा दे या कहीं और खर्च कर ले, नया प्लांट बना दे, तो क्या हुआ, व्यावर्तन हुआ। तो उस पर पूर्ण अंकुश लगाया गया है। पहले आप पेमेंट कीजिए किसानों का, उसके बाद जो करना है आप कीजिए। तो वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2,73,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रुपए अधिक है। औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रुपये प्रति कुंतल की दर से 43,364 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। तो अब एफआरपी के बारे में देख लें तो देश भर में एफआरपी का भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रित होता है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लाया गया था? 1955। इसी के तहत जो है एफआरपी जारी किया जाता है, पेमेंट किया जाता है, जो गन्ने की डिलीवरी की तारीख के 14 दिनों के भीतर भुगतान को अनिवार्य करता है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा यानी CCEA द्वारा घोषित किया जाता है। तो निर्धारित कौन करता है? CACP करता है। और इसे घोषित कौन करता है? CCEA करता है। CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह एक सलाहकारी निकाय है, अतः इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। CCEA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। एफआरपी गन्ना उद्योग के पुनर्गठन को लेकर के रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित किया गया है। वर्तमान में कुल 23 फसलों के लिए MSP घोषित किया जाता है, यानी 22 फसलों के लिए MSP प्लस गन्ना के लिए एफआरपी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो लखपति महिला योजना के अंतर्गत अब तक लगभग कितनी महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है? तो लखपति दीदी यानी लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है। तो इसकी व्याख्या को देखें तो लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है तथा 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। अब लखपति दीदी की बात करें तो लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की वह सदस्य होती हैं जिसने सफलतापूर्वक 1 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त कर ली हो। यह आय कम से कम 4 कृषि मौसमों व्यवसाय चक्रों तक बनी रहती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है। इसकी शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की गई थी, जिसमें प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप परिवार को मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेपों के साथ साथ कई आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए या उससे अधिक की स्थायी आय होती है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इस पहल का उद्देश्य न केवल महिलाओं की आय में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना है, बल्कि स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव भी लाना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग कितने लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं? तो यहाँ पर जो है 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। व्याख्या की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।
उज्ज्वला योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण को विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त के अवसर पर प्रारंभ किया गया। तो उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की बात हो रही है, कब किया गया? 10 अगस्त को। कब, कहाँ से? महोबा जिले से, ठीक है। जबकि उज्ज्वला योजना का पहला चरण जो है 2016 के मई माह में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रारंभ किया गया था। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक लगभग कितने स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं? तो यहाँ पर 49.86 लाख टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। चलिए व्याख्या की बात करें तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। बात करें इस योजना की तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना यूपी यानी 2024, इस योजना का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है? तो राज्य के युवा छात्र छात्राओं को मुफ्त स्मार्टफोन तथा टैबलेट प्रदान कर शिक्षा में हो रही रुकावटों को दूर करना तथा छात्रों को हाईटेक शिक्षा से जोड़ना है। जब कोविड का दौर आया दोस्तों तो ज़्यादातर शिक्षा डिजिटल माध्यम से दी जाने लगी। ऐसे में ज़रूरी था कि छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप दिया जाए। तो इस योजना की शुरुआत 2023 में की गई थी और ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का है उत्तर प्रदेश, और इसे संचालन कौन करता है, इसका किसके अधीन आता है? तो समाज कल्याण विभाग के अधीन आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं। तो प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2024 में लगभग कितने अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया है? तो यहाँ पर 54,833 अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप दी गई है इस योजना के तहत। तो प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया है। कुल व्यक्तियों के साथ कार्यबल को मजबूत करने के प्रयास में भारत सरकार ने अगस्त 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी। इस दूरदर्शी योजना का उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता और वकालत की पेशकश करके पूरे देश में प्रशिक्षुता कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता लगभग कितने प्रतिशत रही है? तो यहाँ पर दोस्तों 42% रही है मनरेगा में जॉब करने के मामले में। चलिए बात करें तो मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता 42% है। मनरेगा की बात करें यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो इसका आरंभ 2006 में किया गया था, नाम परिवर्तित किया गया था, पहले नरेगा था, 2009 में नाम परिवर्तित किया गया था। इसके नोडल मंत्रालय कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है। लक्ष्य की बात करें तो ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। क्रियान्वयन क्षेत्र की बात करें तो भारत के सभी जिलों में 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर इसे कवर करना है। और ये जो रोजगार होगा ये अकुशल रोजगार होगा, ठीक है, गिग वर्कर के लिए। इसके उद्देश्य की बात करें तो किसी ग्रामीण परिवार द्वारा मांगे जाने पर गारंटी युक्त रोजगार के रूप में एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का अकुशल कार्य उपलब्ध कराना है। ग्रामीण आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके इसलिए ये योजना लाई गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार का कायाकल्प सुनिश्चित करना, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आजीविका का स्रोत प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले प्रश्न की बात करें तो अप्रेंटिस
योजना के अंतर्गत अब तक लगभग कितने युवाओं को उद्योगों एवं एमएसएमई में योजित किया गया है? तो अप्रेंटिस क्या है? जो बच्चे या जो अभ्यर्थी आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, तो उन्हें फिर इंडस्ट्री में जा कर के ट्रेनिंग लेनी होती है कि किस तरीके से वहाँ पर कार्य होता है, उसी को अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या पूछ रहा, कितने युवाओं को उद्योगों एवं एमएसएमई में योजित किया गया है? तो 2,54,335 युवाओं को योजित किया गया है। बात करें इसके व्याख्या की तो अप्रेंटिस योजना के अंतर्गत अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों एवं एमएसएमई में योजित किया गया है। सरकार ने प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने और नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की प्रेरणा देने के लिए 19 अगस्त 2016 को, अपडेट याद रखिएगा, 19 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना लॉन्च की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निवेश मित्र के माध्यम से पंजीकृत उद्यमों के माध्यम में या पंजीकृत उद्यमों में लगभग कितने रोजगार का सृजन किया गया है? तो निवेश मित्र के माध्यम से 59,64,048 रोजगार का सृजन किया गया है। निवेश मित्र क्या है? जो बाहरी कंपनियां हैं या राज्य की मतलब लोग हैं, वो किसी भी योजनाओं में निवेश करना चाह रहे हों, तो उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को हम निवेश मित्र कहते हैं। और ये निवेश मित्र रजिस्ट्रेशन से लेकर के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में अपना उस निवेशक की हेल्प करते हैं। तो निवेश मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवंबर 2024 तक कुल 6,62,272 उद्यम पंजीकृत हुए थे, जिसमें 59,64,048 रोजगार का सृजन हुआ था। राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है और उस दिशा में गंभीर प्रयास तब देखे गए हैं जब फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। निवेश मित्र के माध्यम से आवश्यक लाइसेंस, प्रमाण पत्र, एकल खिड़की निकासी प्रणाली निवेश मित्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके 8.8 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जो 37 से अधिक विभागों में 454 से अधिक लाइसेंस से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना के अंतर्गत माह सितंबर 2024 तक कुल कितने लाभार्थी हैं? तो यहाँ पर 6,22,974 लाभार्थी हैं मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह की स्थिति में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर कन्या विवाह से संबंधित है और कितनी धनराशि दी जाती है? अंतरजातीय। तो अंतरजातीय विवाह में 61,000 दी जाती है, ठीक है। स्वजाति के लिए कितना है? 55,000 है। चलिए, तो कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 2 बालिकाओं के स्वजाति विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये तथा अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये की रकम दिए जाने का प्रावधान है। तो अब ये देखिए, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए यानी जाति व्यवस्था को कम करने के लिए सरकार का अच्छा पहल है कि अंतरजातीय विवाह में जब आप विवाह करते हैं तो आपको रकम भी बढ़ाकर दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश कन्या विवाह सहायता योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? भवन एवं निर्माण क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों तथा
पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य वयस्क विवाह को प्रोत्साहित करना तथा अवैध प्रथाओं को रोकना है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए निर्माण कर्मकार बोर्ड का नवीनतम विधिवत पंजीकृत सदस्य होना आवश्यक है तथा पुत्री या महिला श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु मानदंड को पूरा करना होगा। लाभ के लिए आवेदन करने हेतु श्रमिक को पंजीकरण के पश्चात कम से कम 1 वर्ष यानी 365 दिन तक बोर्ड की सदस्यता पूर्ण करनी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रदेश में वर्तमान में कितने वैदिक चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं? तो आयुर्वेदिक चिकित्सालय कितने हो रहे हैं? तो 2110 आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं। व्याख्या की बात करें तो प्रदेश के, अच्छा दोस्तों थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2100 काट के लिख दे रहा हूँ 2110 आयुर्वेदिक तथा 554 यूनानी तथा 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ 8 आयुर्वेदिक कॉलेज एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज और उनसे संबद्ध चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे को शहरों से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर जो है 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। चलिए व्याख्या को देखें तो प्रदेश सरकार ने 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो आगरा लखनऊ के लिए 900 करोड़ रुपए। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितनी धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है? अब देखिए, जो सरकारी नौकरी है वो तो लिमिटेड है और जब कोई वैकेंसी आती है तो तमाम संख्या में फॉर्म डाले जाते हैं और मिलता कुछ ही लोगों को नौकरी है। लेकिन अब जो इतने लोग बेरोजगार हैं युवा, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि युवा वो मिसाइल है जिसे हम शिक्षा दे दें, अच्छा स्वास्थ्य दे दें और कौशल दे दें और रोजगार दे दें, तो वो मिसाइल देश के हित में काम कर सकते हैं। और यही चारों चीज़ें न दे पाएँ तो वो एक विध्वंसक की भूमिका में नज़र आ सकते हैं। और ख़ास तौर से आप लोगों ने अभी प्रत्यक्ष उदाहरण बांग्लादेश का देखा ही, किस तरीके से तख्ता पलट हो गया। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लाया गया कि जो युवा हैं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो उसके लिए जो है कितनी धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है 2025-26? तो 225 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। व्याख्या देखें तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना का प्रारंभ 15 सितंबर 2018 को किया गया था। 15 सितंबर 2018 को किया गया था। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पात्र आवेदकों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु रुपये 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराती है। ऋण धनराशि रियायती ब्याज दर यानी 6% प्रतिवर्ष की दर से उपलब्ध कराया जाता है, जो बाजार दर से कम है। इस धनराशि का उपयोग प्लांट, मशीनरी, कच्चे माल के क्रय, कार्यशील पूंजी और अन्य संबंधित व्ययों के लिए किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु कितनी धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। चलिए बात करें तो क्या है स्मार्ट सिटी मिशन। तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 जून 2015 को की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को सभ्य जीवन गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण देते हैं, साथ ही देश के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु कितनी धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो यहाँ पर 450 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत। तो उत्तर प्रदेश में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत 2017 में जो शुरू की गई थी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गायों की प्रति क्रूरता को रोकना है और परित्यक्त, उपेक्षित, विकलांग और कमजोर गोवंश को आश्रय मुहैया कराना, साथ ही साथ सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना है। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें जितना हो सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितनी धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2045 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है गांव में साफ सफाई बढ़ाने के लिए। अब है क्या दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो गंदगी के कारण फैलती हैं। तो जब हम गांव को स्वच्छ रखेंगे, शहरों को स्वच्छ रखेंगे तो बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। इससे होगा क्या, आउट ऑफ पॉकेट व्यय जो है हमारा कम होगा, यानी जो हम पेमेंट करते हैं इलाज के लिए वो कम होगा और सरकार का भी इसमें फ़ायदा है, क्योंकि जितने उसके मानव संसाधन बने रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चलिए तो इसी वर्ष 2014 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्रदान करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया गया था। किसे लॉन्च किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है। मिशन को राष्ट्रव्यापी अभियान जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना था। गांव में टॉयलेट तो बना होगा, बहुत सारे गांव में आप लोग घूम घूम के देखिए, सर्वे कीजिए या अपने गांव में ही देखिए जो टॉयलेट बना है, क्या उसमें अभी भी उसका उपयोग जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। अधिकतर देखेंगे जगहों पर क्या है, उसमें कुछ अन्य सामान रख दिया गया है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं इस सेशन की ओर। तो खुले में शौच मुक्त स्थिति की बात करें तो ओडीएफ यानी किसी को ओडीएफ के रूप में अधिसूचित या घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है, तब उसे हम ओडीएफ कहते हैं। रात में करे कोई बात नहीं,
ठीक है। ODF प्लस, एक शहर को ODF प्लस घोषित किया जा सकता है यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच और या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय का कार्यात्मक अवस्था में एवं सुव्यवस्थित है। तो शौच और यूरिन दोनों इसमें शामिल है, ठीक है। ODF प्लस प्लस, एक शहर को ODF प्लस प्लस घोषित किया जा सकता है यदि वह पहले से ही ODF प्लस स्थिति में है और वहाँ मल, कीचड़, स्टेपेज और नालियों का सुरक्षित रूप से प्रबंधन और उपचार किया जाता है एवं किसी प्रकार के अनुचारित कीचड़, स्टेपेज और नालियों की निकासी जल निकायों या खुले क्षेत्रों में नालों में नहीं होता है। अब ODF प्लस प्लस क्या है? जैसे जो भी आपके घरों में टॉयलेट बाथरूम का जो पाइपलाइन होता है वो खुले में न बहे, वो कवर्ड हो। साथ ही साथ जो नालियाँ बनी हों उन नालियों से पानी रिस करके बाहर न बहे, ठीक है। तो ये जिस गांव में रहेगा उसे ODF प्लस प्लस दे दिया जाएगा। ODF प्लस किसे दिया जाएगा? शौच और पेशाब वाले को, ठीक है। ODF किसे दिया जाएगा? कोई भी व्यक्ति दिन में, मतलब दिन का मतलब दिन और रात दोनों, एक दिन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व में किस देश का स्थान प्रथम है? तो भारत का स्थान इसमें प्रथम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करें इसकी व्याख्या को, तो भारतवर्ष विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश राज्यों की स्थिति के मामले देखें तो उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पर है। पहले राजस्थान था बीच में कुछ समय के लिए। दुग्ध व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन, मजदूर, बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा श्वेत क्रांति के बारे में। तो कुरियन महोदय जो है इससे जुड़ते हैं। वर्ष 1970 में भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या प्रारंभ किया गया था? श्वेत क्रांति, ठीक है। एक परिवर्तनकारी डेयरी विकास कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य एक राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाना था जो भारत भर के उत्पादकों को 700 से अधिक कस्बों और शहरों में उपभोक्ताओं से जोड़ता था। इस प्रयास से न केवल दूध का उत्पादन बढ़ा है बल्कि मध्यस्थों को समाप्त करके उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित मूल्य भी सुनिश्चित हुआ है। विश्व स्तर पर भारत 230.58 मिलियन टन प्रति वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार 3.83 की वार्षिक वृद्धि के साथ दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और यह विश्व दुग्ध उत्पादन का 25% है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। 2022-23 में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। तो ये एग्जाम में आ जाता है कि दुग्ध की उपलब्धता कितनी है। शीर्ष दूध उत्पादक राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश सामूहिक रूप से भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 50% से अधिक है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो पुरुष लाभार्थियों के लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित है? 195 करोड़ रुपए। और 115 करोड़ रुपए किसके लिए है? फीमेल के लिए। चलिए व्याख्या को देखें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपए तथा महिला लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो यह योजना मई
20 में मछुआरों, मत्स्य पालकों और अन्य हितधारकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु मत्स्य पालन क्षेत्र के केंद्रित और समग्र विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए के उच्चतम निवेश के साथ शुरू की गई थी। इसमें प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई थी, जैसे समुद्री मत्स्य पालन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मछुआरों का कल्याण, बुनियादी ढांचा और फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, ठंडे पानी में मत्स्य पालन, सजावटी मत्स्य पालन, जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन और समुद्री घास की खेती आदि इसमें शामिल थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो देश का पहला रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु कितनी धनराशि की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है? तो इसके लिए 700 करोड़ रुपए बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। किसके लिए? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है, जो अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके फलस्वरूप जहां एक तरफ कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकथाम के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। महिला सशक्तिकरण वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। पोर्टल का उद्घाटन श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और माननीय कैबिनेट मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया। तो 25 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया क्या? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, ये लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर पोषाहार के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है? तो समन्वित बाल विकास परियोजना पर पोषाहार के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है? तो 4119 करोड़ रुपए। ठीक है, और यहाँ मैं सर्कल कर रहा था तब तक स्लाइड आ गया था। तो समन्वित बाल विकास परियोजना कब लाया गया था? 1975 के समय। ठीक है, चलिए बात करें तो पोषण अभियान विषय की। तो 8 मार्च 2018 को सरकार द्वारा पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका उद्देश्य स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं के किशोर लड़कियों के बीच तथा जन्म के समय वजन में कमी को क्रमशः 2%, 3% और 2% कम करना है। स्टंटिंग क्या है दोस्तों? जैसे ये कोई व्यक्ति है, उम्र के अनुसार जो है इसकी लंबाई ना बढ़े तो इसे बोलते हैं स्टंटिंग। वेस्टिंग क्या है? जैसे ये कोई बालक है और ये पतला सा है, लंबा है, यानी लंबाई के अनुसार इसका वजन न बढ़े तो ये क्या बोलेगा? वेस्टिंग। चलिए, फ्लश वर्ग, पूर्व दशम तथा दशमोत्तर स्कॉलरशिप योजना के लिए किस आवेदन की व्यवस्था प्रस्तावित है? ठीक है, कितनी धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो यहाँ पर 2825 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। आइए बात करें तो पिछड़ा वर्ग, पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 2825 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक एवं व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाए जाने हेतु 35 करोड़ रुपए का व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना का उद्देश्य और परिचय की बात करें तो उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वह अपनी शिक्षा जारी रख सके। यह योजना 2008 में प्रारंभ की गई थी। तो कब प्रारंभ हुआ था? 2008 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है? तो दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत 1424 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। तो दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना अंतर्गत 1424 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायता यंत्र की आदि की खरीदने के लिए आर्थिक सहायता की योजना हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 3 से 7 वर्ष की श्रवण बाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को के फ्री स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर का संचालन भी किया जा रहा है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को भरण पोषण हेतु ₹1000 प्रतिमाह की दर से भरण पोषण अनुदान दिव्यांग पेंशन के रूप में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रेषित किए जाने का प्रावधान है। पात्रता एवं शर्त की बात करें तो उक्त योजना अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष है व जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40% है तथा BPL श्रेणी के वो कार्ड धारक हैं, उन्हें जो है इस पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा 91,399.80 करोड़ रुपए है। चलिए बात करें इसकी व्याख्या को। तो राजकोषीय घाटा 91,399 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए यानी 91,399.80 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है, यानी 3% के अंदर है। FRBM एक्ट आया था तो प्रस्तावित था उसमें राजकोषीय घाटा 3% के करीब रखा जाए, उससे भी कम रखा जाए, ठीक है, और राजस्व घाटा को 0% किया जाए। चलिए तो राजकोषीय घाटा की बात करें तो इसमें राजकोषीय घाटा में शामिल क्या होता है? तो कुल व्यय और माइनस कुल प्राप्तियां, उसमें से उधारी को घटा देते हैं, यानी उधारी को छोड़कर यहीं पर हम लोग उधार लिख दें तो भी ये सही है। राजस्व घाटा क्या होता है? तो किसी सरकार या व्यवसाय का यह घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों को कुल आय व्यय से घटाकर निर्धारित किया जा सकता है। राजस्व घाटा का फार्मूला क्या है? तो कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व व्यय, ठीक है। ऋणात्मक सकल घरेलू उत्पाद अनुपात की बात करें तो यह मापता है कि किसी देश पर उसकी GDP के संबंध में कितना बकाया है। सकल घरेलू उत्पाद पर ऋण की बात करें तो देश का कुल ऋण बटे देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद के रूप में देखा जा सकता है। अब ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, FRBM एक्ट 2003 जो लाया गया था और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का जो है राजकोषीय घाटा 2.97% है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। FRBM एक्ट यानी 2003 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत लाया गया था, जो यह कहता है कि भारत सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, संचित निधि को बतौर जमानत मानकर एक निश्चित सीमा तक उधार ले सकती है। अधिनियम की कुछ प्रमुख बातों की बात करें तो सरकार जो है वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करे, यह कहा गया था इस FRBM एक्ट के तहत, और 31 मार्च 2008 तक राजस्व घाटे को शून्य करना इसका लक्ष्य था। साथ ही साथ राजकोषीय घाटे को 3%, ठीक है, राजकोषीय घाटे को 3% इसका करना इसका लक्ष्य था। तो ये था दोस्तों यूपी के बजट से संबंधित कुछ MCQ।
हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो लंबे का फल भी आप लोग को मिलेगा, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और वहाँ बजट से संबंधित 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न बन जाए तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो हमने कोशिश की है कि स्टैटिक के साथ आपको करंट के मुद्दे को यानी करंट के बजट को भी बताया जा सके, ताकि आने वाले समय में आरओ का एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ये सेशन आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।